मैं रविंद्र कौशिक हूं। मेरी जिंदगी में शूल भी है और फूल भी। मैं वतन परस्ती का पर्याय हूं और उपेक्षा का अध्याय भी। मेरी जिंदगी में इज्जत गुमनाम थी, लेकिन जिल्लत सरेआम हुई। मैं जब तक जिंदा रहा, मेरी रगों में राष्ट्रभक्ति रक्त बनकर बहती रही। मैं किस्मत का वो प्रयोग हूं जिसकी जिंदगी रंगमंच पर संयोग से शुरू हुई और राष्ट्रवाद को आकार देते देते शत्रु देश की काल कोठरी में खत्म हो गई। मेरी कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्री गंगापुर के पुरानी आबादी इलाके से। वो साल 1952 का था। तारीख 11 अप्रैल, जब महर्षि दयानंद वाटिका के पास संकरी गली के छोटे से मकान में रहने वाले ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ था। पढ़ाई के साथ साथ मैं थिएटर भी करता था। मेरी एक्टिंग की चर्चा होती थी। मैं अपने शहर से बाहर भी एक्टिंग करने के लिए जाता था। 1975 में मुझे लखनऊ में थिएटर करने के लिए बुलाया गया। मैं बेहद उत्साहित था, क्योंकि वो नाटक भारत चीन युद्ध पर था। मैं एक देशभक्त जासूस का किरदार कर रहा था। मेरी एक्टिंग पर पूरा हॉल फिदा हो गया। नाटक खत्म होते होते मुझे कुछ लोगों ने बुलाया। उन्होंने मेरी एक्टिंग की तारीफ की। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जिंदगी भर यही नाटक करते रहोगे या कुछ बड़ा करना है। अगर एक्टिंग के आगे कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो दिल्ली में मेरे दफ्तर में मुझसे मिलो। मैं तब 23 साल का था। कुछ करने की चाहत मुझे दिल्ली खींच लाई। 1975 के नवंबर महीने में मैं दिल्ली आया। बताए गए पते पर 2 लोग मिले। वे मुझे एक दफ्तर लेकर गए। अब मेरे सामने वही अफसर थे जो लखनऊ के थिएटर में मुझसे मिले थे, जिन्होंने मुझे बुलाया था। उस वक्त उन्होंने बताया कि वो रॉ के अधिकारी हैं। उन्होंने मुझे भी रॉ के लिए काम करने का ऑफर दिया। कुछ देर सोचा और फिर मैं जासूस बनने के लिए तैयार हो गया। तब पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ दिन बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। दिल्ली और कुछ अलग अलग जगहों पर मुझे ट्रेनिंग दी गई। मुझे उर्दू सिखाई गई, मुझे अरबी सिखाई गई, मुझे कुरान पढ़ाया गया। मुझे कुछ दिनों तक मुस्लिमों के बीच रखा गया, यहाँ तक कि खतना हुआ। ट्रेनिंग के दौरान मुझे जासूस बनाकर दूसरे देशों में भी भेजा गया। अग्नि परीक्षा में पास होकर लौटा तो मुझे पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया। रॉ के कहे अनुसार मैंने घर पर झूठ बोला। कहा कि मुझे दुबई में नौकरी मिली है, मैं वहीं जा रहा हूँ। मेरी सैलरी घर वालों तक पहुँचती रही। इधर मेरे पाकिस्तान जाने की तैयारी हो चुकी थी। नबी अहमद शाकिर नाम से मेरा नया नामकरण हुआ। पाकिस्तानी आई कार्ड बना। मैं एक बड़े मिशन के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मेरा बीकॉम हो चुका था, लिहाजा मैंने पाकिस्तान के लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से मैंने LLB की। एक दिन अखबार में पाकिस्तानी सेना में सीधी भर्ती का इश्तेहार देखा। मैंने फॉर्म भर दिया। मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं पाकिस्तानी आर्मी में शरीक हो गया। अब मैं पाकिस्तानी सेना का सुपर सीक्रेट सीधे रॉ को भेजने लगा। लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी में भी उतनी ही मेहनत से काम कर रहा था, लिहाजा मेरी तरक्की हुई। परीक्षा पास कर मैं मेजर बन गया। इसी दौरान मुझे अमानत नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो गई। वो पाकिस्तानी सेना में मेरे सीनियर की बेटी थी। रॉ से इजाजत लेने के बाद मैंने अमानत से शादी कर ली। बड़े अफसर की बेटी से शादी के बाद मुझे सीक्रेट और ज्यादा आसानी से मिल जाता था। सेना में मैं चहेता था ही, किसी को रत्ती भर मुझ पर शक नहीं था। मैं आसानी से सारा इंफॉर्मेशन भेज रहा था। पाकिस्तानी आर्मी में मेरे काम की तारीफ हो रही थी तो दूसरी तरफ रॉ वाले मेरी राष्ट्रभक्ति वाली खोज पर इतला रहे थे। इस बीच श्री गंगानगर में मेरे भाई की शादी हुई। मैं हिजाज का बहाना बनाकर सऊदी अरब गया। वहां से दुबई, फिर नाम और भेष बदलकर वहां से भारत पहुंचा। शादी अटेंड किया और फिर उसी रास्ते लौट गया। इसमें रॉ ने मेरी पूरी मदद की।
मेरे परिवार से ये मेरी आखिरी मुलाकात थी। वापस लौटकर मैं उसी तरह निर्बाध अपना काम करने लगा जैसे पहले कर रहा था। इस बीच मुझे एक बेटा भी हो गया था जिसका नाम हमने अरीब रखा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं रॉ का सुपर गुप्तचर बन चुका था। मेरी सरकार मुझे ब्लैक टाइगर कह रही थी। अपने वतन के लिए काम करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था, लेकिन रॉ वालों की मेरी फिक्र ही मुझ पर भारी पड़ गई। हुआ यूं कि उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1983 में मेरी मदद के लिए सरकार एक दूसरा जासूस भेजना चाहती थी। मैंने मना कर दिया, लेकिन सरकार ने मेरी नहीं मानी और एक जासूस को भेजने का फैसला कर लिया। वो इनायत मसीह नाम से पाकिस्तान आ रहा था। उसने पाकिस्तान में एंट्री की, लेकिन जैसे ही सरहद पार की, चाय पीने के लिए एक दुकान पर बैठा। वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के कुछ अफसर बैठे थे। उन्हें इनायत पर शक हुआ और वो पकड़ा गया। उसके साथ जब टॉर्चर हुआ तो वो टूट गया। उसने बता दिया कि पाकिस्तानी सेना में ही रॉ का एक एजेंट है जिससे वो मिलने आया है। इनायत ने मेरा नाम ले लिया। फिर पाकिस्तानी आर्मी के अफसर ने उसी से मुझे फोन करवाया, मिलने के लिए कहा। मुझे अंदाजा तक नहीं लगा कि उसकी कनपट्टी पर तब पिस्टल सटी थी। मुलाकात की जगह और वक्त दोनों तय हुआ। दिन शुक्रवार का था, अप्रैल का महीना, साल 1983। सुबह 7:30 बजे कराची के जिन्ना पार्क में इनायत मुझसे मिलने आया। मैं भी तय समय पर पहुंच गया। उसने मुझे वो डॉक्यूमेंट दी जिसे लेकर वो भारत से आया था। इससे पहले कि मैं डॉक्यूमेंट देखता, इनायत के चेहरे का भाव पढ़ पाता, पीछे खड़े पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने हम दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद मेरी जिल्लत की जिंदगी शुरू हो गई। मुझे टॉर्चर रूम में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन मैं उसी किरदार में खुद को खड़ा कर लिया जिसे लखनऊ में देखकर रॉ के अफसर मेरे दीवाने हो गए थे। मैंने एक शब्द नहीं बोला। मेरी देह पर पाकिस्तानियों ने क्रूरता की लकीर खींच दी। जानते हैं आप, पानी की 2 बूंद तक नहीं देते थे मुझे। प्यास लगती तो पानी जमीन पर उड़ेल देते। मैं चाट चाट कर अपनी प्यास बुझाता था। मुझे खाना भी नहीं दिया जा रहा था। हर बढ़ते दिन के साथ मेरी प्रताड़ना बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। मुझे उम्मीद थी कि मेरी सरकार मुझे बचा लेगी। इसके लिए मैं सालों से मेहनत कर रहा था, वो मेरे लिए कुछ करेंगे। मैंने घर वालों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पढ़कर मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हो गया था। मेरे घर वालों ने दिल्ली की दौड़ लगाई, मगर सारे दरवाजे बंद हो गए। रॉ वालों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। वो पहले ही मुझसे कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करवा चुके थे। मेरे पास कोई कानूनी रास्ता नहीं था, लेकिन इंसानियत भी किसी के पास नहीं बची थी। जेल में एक बार बच्चे के साथ मेरी बीवी मुझसे मिलने के लिए आई, लेकिन दोबारा वो भी नहीं आई कभी। बाद में मुझे टीबी हो गया। मैं कोट लखपत जेल में बंद था। इलाज तो छोड़िए, ऊपर से प्रताड़ना भी बंद नहीं हुई। क्रूरता के बावजूद वे मेरी राष्ट्रभक्ति को डिगा नहीं पाए। हाँ, जेल में अंतिम समय में कुछ हिंदुस्तानी मिले जो मेरी ही तरह बदनसीबी के शिकार थे। इस बीच एक रेडियो प्रोग्राम के जरिए मुझे पता चला कि मेरा परिवार ठीक है, लेकिन वो मुफलसी में जी रहा है। 21 नवंबर 2001 को गैर मुल्क की काल कोठरी में गैरों के बीच मेरी सांसें उखड़ गई। मेरी देशभक्ति को तिरंगा भी नसीब नहीं हुई। मेरी कहानी आपको फिल्मी सी लग रही होगी, लेकिन 100% सच है। यही मेरी जिंदगी की हकीकत है, मेरे अफसाने हैं। मुझे रंज है कि मैंने देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन बदले में मुझे गुमनामी मिली। काश सरकार इनायत को न भेजकर मेरे ऊपर उपकार करती। फिर भी मुझे अपने मुल्क पर गर्व है, मुझे अपने काम पर गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं अपने विशाल देश के लिए काम आया, और मेरा हासिल यही है कि आज आप लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं। जय हिंद।